गुड मॉर्निंग गाइज। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट किया था, एज यू कैन सी हियर। अब वही सेम कंटिन्यू करेंगे। सो वी हैव स्टॉप्ड एट द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू ई कॉमर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव different terms and conditions for e-commerce. One is governing law, limitation, warranty, non-disclosure या confidentiality clause, arbitration, entire agreement, and 7 and 8 point restraining employees and software license. क्या है, one by one discuss करते हैं हम लोग। Now, as you can see, first is the governing clause. Governing clause में हम लोग क्या बोल रहे हैं? May be used to specify the legal rules that will govern a contract. लाइक हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, वी हैव इंडियन लॉ, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश लॉ। तो जो प्लेस पे है हम लोग, वहाँ का जो गवर्निंग लॉ है वो सबसे पहले अप्लाई होगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसका इंटरप्रिटेशन आप कौन से प्लेस पे है, कहाँ पे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बेस के ऊपर वहाँ पे उसका वो चेंज होगा। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन विल गेट चेंज्ड बेस्ड ऑन दिस। वी डू हैव सम प्लेसेस जहाँ पे समझो कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट सेल करना अलाउड है, कहीं पे वो अलाउड नहीं है ना, ये होगा। सो दिस हैज एन इम्पैक्ट अपॉन द वे इन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड। लीगल प्रिंसिपल्स जो है वो वहाँ के चेंज होंगे, है ना। सो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल गवर्निंग लॉ क्लॉज इज दिस: द गवर्नमेंट शेल, अब देखो शेल मतलब कंपल्शन होगा, गवर्न बाय एंड कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद डैश लॉ। सो वहाँ पे वो जो लॉ रहेगा उसके जो टर्म्स कंडीशन रहेंगे, वेदर यू अग्री विद दोज टर्म्स कंडीशन और नॉट, आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन if not all jurisdiction, the court will sometimes intervene in the contract to apply their own law, notwithstanding a governing law. For example, कोर्ट में अप्लाई देयर ओन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंपटीशन लॉ। जैसे हम लोग के पास इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वो क्या हो गया, अलग से हम लोगों ने कुछ रूल्स बना के रखे हैं। अब आप अगर प्रॉपरली अगर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को सर्व नहीं करेंगे, आप अगर आपने बोले हुए प्रोमिसेस अगर फुलफिल नहीं करेंगे, सो वो टाइम पे हम लोगों ने अलग से रूल्स या लॉ बना के रखे, जिसके बेस के ऊपर वी विल बी हेल्पिंग आउट द पीपल देयर। Now next आपको क्या बोला है, द इंटरैक्शन ऑफ द गवर्निंग लॉ क्लॉज विद द रूल्स टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इट माइट कन्फ्लिक्ट्स समटाइम्स। बराबर है कि आपके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड गवर्निंग लॉ जो है वो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। सो मेनली अगर हम लोग कंट्री में है, हम लोग जो प्लेस पे है जहाँ पे हम लोग, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपका लोकल लेवल पे अगर कुछ डिस्प्यूट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके लोकल जो रूल्स है दैट विल वर्क आउट। लेकिन अगर इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल कंपनीज अगर इन्वॉल्व है, तो वो टाइम पे फिर इंटरनेशनल जो रूल या लॉ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब I'll गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। यूएस जो है, आप देखो कि 1995 में इंडिया हैज साइंड WTO अग्रीमेंट, एंड एज वी नो कि यूएस वाज वन ऑफ द मेन फोर्स or one of the main country who is forcing India to sign this WTO. As we know कि there are few clause, few things, few contracts which are not suitable for India. लेकिन आपको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए था, we are under a recession situation, तो हम लोगों को अगर उससे बाहर निकलना है, कंट्री को वापस अगर स्टेबल करना है, so we do require such thing, और we do require loan, एंड वो लोन आपको कब मिलेगा, जब वर्ल्ड बैंक आपको वो लोन प्रोवाइड करेगा। एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो मेनली आप अगर देखोगे कंट्रोल किससे होता है, इट बेसिकली कंट्रोल फ्रॉम द यूएस साइड। सो यहाँ पे वो पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास ओके, देयर इज नो वन इन लॉबी राइट नाउ। सो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, गवर्निंग लॉ जो है इज रिलेटेड। अब यहाँ पे जो WTO का जो लॉ था उसमें क्या हुआ था कि कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स थे, वहाँ पे लिमिटेशंस डाले कि आप अपने फार्मर्स को इतना ही सब्सिडी दे सकते हैं आप। अब क्या होगा कि अगर हम लोग WTO के अंदर आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, है ना। तो अगर कोई एक कंट्री
अपने फार्मर्स को अगर ज़्यादा सब्सिडी अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो उनका बेनिफिट क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे जब अगर वो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, दोज प्रोडक्ट विल गोइंग टू बी चीपर कंपेयर टू अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। लाइक आप देखो कि अगर यूएस जो है वो अपने फार्मर्स को जो लेवल पे जितना उनको सब्सिडी मिलता है, वो उसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे कि यूएस बेस के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़े और चीप हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडी। या फिर एज पर द डब्ल्यूटीओ अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आप 70s या 80s में जितना सब्सिडी दे रहे थे, उसके ऊपर आप 20-30% बढ़ा के उतना ही सब्सिडी का लिमिट हम लोग सेट करेंगे। तो अब इंडिया का पहले से इकोनॉमिक कंडीशन इतना कुछ अच्छा नहीं था, एंड यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन वाज वे बेटर। तो 70s या 80s में वो जितना सब्सिडी दे रहे थे, उसके अगर 20-30% अगर उसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ा दे, तो एनी हाउ जो यूएस के फार्मर है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रहा है, और इंडिया के टर्म्स में अगर ये वे में हम लोग बढ़ाएंगे तो उनको कम मिल रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इंडिया वाज नॉट अग्रीइंग अपॉन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल प्रेशर, इकोनॉमिक सिचुएशन अगर बेटर करना है तो हम लोगों को ये डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन करना ही पड़ा। एंड वो डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन करने के बाद में क्या हो गया कि डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट में क्या बोला है कि जब कभी अगर इंटरनेशनल लॉ विल गेट इन क्लैश विथ योर नेशनल लॉ, तो क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ जो बोल रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। सो अब अगर यूएस के कोई कंपनी के साथ अगर हम लोग का डिस्प्यूट होता है और इंडियन रूल या लॉ के हिसाब से हम लोगों ने जो डिसीजन अगर कुछ दिया वो अगर इंडियन कंपनी के फेवर में आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ अगर कुछ अलग बोल रहा है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ सुनना पड़ेगा और उसके जो जजमेंट्स रहेंगे या उनके जो प्रोविजंस रहेंगे उसके बेस के ऊपर डिसीजन देना पड़ेगा। हम लोग नेशनल लॉ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस ने इंडिया को फोर्स कर दिया 95 में डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन करने के लिए। यूएस ने उसके बहुत बाद ये सेम डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन किया, एंड वो साइन करने के पहले दे मेड अ प्रोविजन, दे मेड अ अमेंडमेंट इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट एनी टाइम इफ there is a conflict between national and international law, then always national law will prevail। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी अगर क्लैश होगा डब्ल्यूटीओ के रूल्स में, दैट इज़ द इंटरनेशनल लॉ, एंड यूएस के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ है उसमें, तो वो हर बार क्या होगा कि यूएस का जो लॉ है वो सबसे पहला वैल्यू देंगे उनको। तो यूएस के लॉ के हिसाब से जो डिसीजन आएगा वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स व्हाट यूएस डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोगों के ऊपर प्रेशर था, हम लोगों का इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर नहीं था, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें करने में, पॉलिटिकल सिचुएशन भी प्रॉपर नहीं था, है ना। आप अगर अभी आपने, अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊँ तो 1989 में हम लोग के वो टाइम के जो आई मीन फॉर्मर पीएम थे जो इलेक्शन में खड़े थे, उनका डेथ होता है, दैट इज़ राजीव गांधी। उसके बाद में एक साल तक एक दूसरा गवर्नमेंट आता है, उसके बाद और एक गवर्नमेंट आता है, एंड देन फाइनली 91 में हम लोग के पास नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आता है जो वापस बहुत सारे सपोर्ट पे खड़ा है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है ना। और वो टाइम पे वापस आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आपको अगर इकोनॉमिक्स बेटर करना है तो एलपीजी रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, दैट्स अनदर थिंग। अब एलपीजी रिफॉर्म्स तो हम लोगों ने ले लिए, उसके बाद में आप देखो कि वापस प्रेशर क्या आ रहा है। सो 91-92 ये वही टाइम है जब वो गोधरा कांड होता है अयोध्या वाला, जहाँ पे आप देखोगे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं। सो उससे हम लोगों के जो वर्ल्ड में हम लोग का इमेज है वो ऐसे ही पहले भी ख़राब है, इकोनॉमिक सिचुएशन और ख़राब हो रहा है। देन वापस आप देखेंगे तो हम लोगों का मार्केट क्रैश होता है, वो आपने 92 स्कैम वाला देखा रहेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, और पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट में है वो सारे किसी ना किसी के सपोर्ट से, तो आप अगर उनके अगेंस्ट जाएंगे वो सपोर्ट खींच लेंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में बाकी के जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उन्होंने भी ये सेम सिचुएशन देखा इंडिया का, एंड दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू हेल्प इंडिया। कि अगर इंडिया जब तक खुद से अगर खुद का हेल्प नहीं करेगा तब तक हम लोग उनको हेल्प नहीं करेंगे।
और खुद का हेल्प करने का मतलब क्या है कि आप भाई एलपीजी रिफॉर्म अप्लाई करो। एंड उसके साथ में आपको दूसरा जो पॉइंट करना है वो ये है कि आपको WTO अग्रीमेंट साइन करना है। आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाओ, इंटरनेशनल रूल्स एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये पॉइंट है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको यही पता है कि हम लोग के पास गवर्निंग लॉ जो है वो कैसे वर्कआउट करेंगे। सो अगर कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट होंगे तो अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट का अगर जुरिस्डिक्शन लग रहा है तो वो टाइम पे क्या होगा, इंटरनेशनल रूल्स जो है वो उसको हम लोग को ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, और इंडिया के जो गवर्निंग लॉ है वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे, है ना। सो आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो वो टाइम पे वो प्लेस के जो गवर्निंग लॉ है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो वो टाइम पे क्या होगा, अगर WTO है, इंटरनेशनल बॉडी है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी है, तो WTO का जुरिस्डिक्शन लगेगा वहाँ पे। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो पिक्चर में आ सकता है, तो वो टाइम पे उनका जुरिस्डिक्शन भी अप्लाई होगा। तो फिर वो जो हायर कोर्ट जो है, हाईएस्ट, उसके जो डिसीजन रहेंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। जुरिस्डिक्शन क्लॉज, बाय द यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन और फोरम क्लॉज द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट विच कोर्ट विल हैव द राइट टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट अंडर द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाई कोर्ट या मुंबई कोर्ट। सो अब यहाँ पे देखो बॉम्बे हाई कोर्ट आता है, मुंबई हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं, आपने स्टार्टिंग से सुना रहेगा ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा जो बिजनेस है वो मुंबई से ऑपरेट हो रहा है और सिर्फ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। सो अभी मेनली हम लोगों ने कॉज ऑफ एक्शन देखा था, तो अगर मेरा पूरा जो बिजनेस है वो मुंबई में, सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो मुंबई से हो रहे हैं, है ना, सारे बिजनेस डील जो साइन हो रहे हैं मुंबई से हो रहे हैं। रहने के लिए मैं दिल्ली में हूँ, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वापस मुंबई में ही हम लोग का केस जो है वो या मुंबई का या मुंबई हाई कोर्ट का या बॉम्बे हाई कोर्ट का उसका ही जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। देन उसके आगे क्या बोला, अ क्लॉज में परपोर्ट टू ग्रांट jurisdictional right to the court more than one jurisdiction. Jurisdiction is commonly granted on an exclusive basis, meaning that no other court exempts those specified should be able to adjudicate the dispute, or non-exclusive basis, meaning that the other court may have the right to adjudicate the dispute in addition to named court. सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जुरिस्डिक्शन क्लॉज में क्या बोला है, एक तो हम लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट्स एक्सक्लूसिव बेसिस पे बोल के रखा है कि ओके दिल्ली हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट इनका ही जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, बराबर है। ये एक चीज़ हो गया। अब कभी कभी यहाँ पे भी डिस्प्यूट होता है कि कभी अगर हम लोगों को लगता है कि जो पार्टी इन्वॉल्व है कि अगर यहाँ पे अगर केस का डिसीजन होगा तो हम लोग को लग रहा है कि ये जो डिसीजन है वो इनके फेवर में जाएगा, ये कुछ है, या फिर वहाँ पे हम लोग के पास इनफ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ चीज़ मिसिंग है, तो फिर वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कोई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं अगर वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स दिए रहेंगे तो, ठीक है। देन वो दिया नॉन एक्सक्लूसिव क्लॉज क्या बोल रहा है, द कोर्ट dash will have a non-exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute arising under or in connection with this agreement। तो वो टाइम पे वो एक स्पेसिफिक कोर्ट पिक्चर में आके वो आपका केस सुन के डिसीजन जो है वो दे सकता है। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लॉज क्या बोलेगा कि अगर मेरे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है तो जो हम लोगों के सिविल कोर्ट्स रहेंगे, प्रॉपर्टी केसेस हैंडल करने वाले, उन्हीं के पास राइट्स रहेंगे, है ना, वो टाइम पे दूसरे पिक्चर में नहीं आएंगे। आप देखो अगर ड्रग केसेस है तो हम लोग के पास NBFC कोर्ट रहते हैं, वहाँ पे ही जाएंगे हम लोग और कहीं पे नहीं जाएंगे, तो उनका एक्सक्लूसिव राइट है। ऐसे ये पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉन एक्सक्लूसिव मतलब आपका जो केस है वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उसमें ऐसे कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल रहेगा कि यही कोर्ट, वो टाइम पे कोई दूसरा कोर्ट जो है वो भी उनका केस को सुन सकता है ना, तो वो टाइम पे हम लोग ये अलाउ करेंगे। देन लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, अ लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज इज द प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर अ कंपनी फेसेस इन इवेंट ऑफ लॉ सूट। मतलब अगर मैं बोलूँगा कि हम लोग के पास आपका कंपनी का अगर वैल्यू, असेट वैल्यू अगर सपोज 2 करोड़ का है, तो अभी वहाँ पे हम लोगों ने कैप रखा है कि अगर 2 करोड़ का आपका कंपनी का ओरिजिनल वैल्यू है ओवरऑल, तो आपका जो आप अगर केस फाइल करेंगे तो आप जो लाइबिलिटी फाइल करेंगे सामने वाले पार्टी पे वो 2 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए, दैट इज द कैप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका कंपनी का वैल्यूएशन 2 करोड़ का है और आप क्लेम जो फाइल कर रहे हैं लाइबिलिटी वो 20 करोड़ का फाइल कर रहे हैं। तो ये तो एक वे ऑफ बिजनेस हो गया, है ना, कि मैं किसी एक के साथ पार्टनरशिप में आऊँगा,
देन डिस्प्यूट क्रिएट करूंगा एंड देन उसके ऊपर मैं क्लेम फाइल करूंगा। तो मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट किया मैंने बिजनेस में, और उसके सामने मैं 20 करोड़ 10 करोड़ कमा के वापस आऊंगा। तो मैं नॉर्मल बिजनेस करूंगा, उसके अच्छा मैं केस केस खेलूंगा ऐसा कोर्ट पे, वही बेटर रहेगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए कैप फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरा कंपनी का अगर ओरिजिनल वैल्यूएशन अगर 2 करोड़ का है, तो आपका जो भी डिस्प्यूट रहेंगे वो 2 करोड़ के अंदर ही रहेंगे। तो अगर मैं जो भी अमाउंट लाइबिलिटी अगर बता रहा हूँ, तो वो टाइम पे आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये अमाउंट आपने कैलकुलेट कैसे किया। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ माई पार्टनर मेरा ये बिजनेस डील जो है जिसका लॉस हो गया, जो मुझे मिल सकता था, तो अब आप लाइबिलिटी जो फाइल करेंगे ना, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि ओके मेरा बिजनेस डील जो था वो सपोज 15 lakhs का था, एंड उसके साथ हम लोगों ने जो भी इतने टाइम तक एफर्ट्स किए उसके ऊपर मेहनत किया, उसका 5 लाख पकड़ के आई एम क्लेमिंग फॉर अ कंपेंसेशन और लाइबिलिटी ऑफ 20 lakhs. So a limit may apply to all claims arising during the course of contract, or it may only to a certain types of cause of action, like compensation and fees paid under the contract and agreed upon, जो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना। तो ये सर्टन पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल, वारंटीज। ओके, वारंटीज, वारंटी आप देखो प्रोडक्ट के साथ वारंटी आता है। सो वारंटी का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी दैट स्पेसिफाइज फैक्ट्स और अ कंडीशन आर ट्रू और विल हैपन, है ना। दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ वारंटी। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ वारंटी मिलता है ना, तो उसका मतलब क्या रहता है कि दैट इज द जेन्युइन प्रोडक्ट, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम, तो आपको वहाँ पे वो क्लेम करने पे आपको वहाँ पे कंपेंसेशन मिल जाएगा। या फिर आप देखो हम लोग प्रोडक्ट का वारंटी लेते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिल जाएगा या उसका फ्री सर्विस मिल जाएगा। सो यहाँ पे वही दिया है, दिस फैक्चुअल गारंटी मे बी एनफोर्स रिगार्डलेस ऑफ मटीरियलिटी विच अलाउज फॉर अ लीगल रेमेडी इफ दैट प्रॉमिस इज नॉट ट्रू और फॉलोड। तो आपको वारंटी दिया हुआ है और कंपनी अगर अब वो वारंटी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप जाके उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वारंटी इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सम वारंटीज रन विद द प्रोडक्ट, जैसे हम लोग के फिजिकल प्रोडक्ट रहता है। सो मैन्युफैक्चर साइड से ये वारंटी आता है ना, जहाँ पे आपको डायरेक्ट उनके पास ही जाना है, हार्डवेयर फेलियर या कुछ भी हुआ, जैसे मोबाइल के साथ लैपटॉप के साथ आपको वारंटी आता है, वही है। नॉन डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, नाम पे से पता चल रहा है कि आपको कोई चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने, सबको नहीं बताने। लाइक डॉक्टर पेशेंट जो ट्रीटमेंट चल रहा है, दोज आर द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो टाइम पे वो सर्टन चीज़ें जो है वो मैं और किसी को नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर हम लोगों ने किसी को बता दिए देन दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर आर बिजनेस। सो वो टाइम पे दैट्स कम्स अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, है ना। तो नॉन डिस्क्लोजर या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ये यहाँ पे आता है। देन उसके आगे नेक्स्ट जो है वो आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन क्लॉज इज अ सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट डील्स विद द पार्टीज राइट्स एंड ऑप्शन इन एन इवेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। सो आर्बिट्रेशन मतलब अगर यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग फिर डिस्प्यूट के लिए कहाँ पे जाएंगे? अब याद रखो, जो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, जो इसके पहले वाला क्लॉज देखा। आप देखो कि अगर पेशेंट है वो कोई आप बेस्ट एग्जांपल आप देखो कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो होता है ना, उनके बारे में बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने ये वाला कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराया, ये वाला कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराया, बट आपको कभी भी ऐसा नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कोई अ, कोई एक डॉक्टर ने ये क्लेम किया कि हाँ ये सेलिब्रिटी ने हम लोग के पास से ये वाले जो सर्टन कुछ ट्रीटमेंट है वो कराए हुए है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी डॉक्टर के साइड से मेंटेन रहेंगे। वो ये सारे डिटेल्स आगे कब पास ऑन करेंगे? इन ओनली दोज केसेस जब अगर उनको लगता है कि पुलिस एक वारंट के साथ में उनके पास आया है फॉर सम XYZ टाइप ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, तभी वो फिर आपको बताएंगे कि ओके यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट हम लोग के पास ये वाले कुछ पॉइंट्स है, ये वाले कुछ प्रूफ है। तो आपको वो टाइम पे उनको अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो बताने पड़ेंगे, है ना। तो अगर कोई डॉक्टर के पास अगर एक ऑफिशियल वारंट लेके आया है जिसमें वो बता रहा है कि ओके ये पेशेंट का आपने ये ट्रीटमेंट किया गया,
बिकॉज वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस, ये जो पेशेंट है इसने ऐसा कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो वो टाइम पे आपको फिर बताना पड़ेगा, अदरवाइज उसको छोड़ के हम लोग कभी नहीं बताएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आर्बिट्रेशन में हम लोगों ने क्या बोला है कि आपने अगर ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है वो अगर मेंटेन नहीं किया, या कॉन्ट्रैक्ट आपने माना नहीं, अग्री नहीं किया, आपने जो पॉइंट्स अग्री किए थे वो अगर आपने ब्रेक किया, देन आर्बिट्रेशन मतलब डिस्प्यूट को ले, ये डिस्प्यूट सेटल करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे। सो इन क्या बोला, इन मोस्ट आर्बिट्रेशन क्लॉजेस पार्टी अग्री नॉट टू sue each other and instead will resolve their disputes through arbitration। बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, वो क्या करेंगे, वो जाके एक दूसरे को एक कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब केस फाइल करने से क्या होगा कि 4-5 साल आपके निकल जाएंगे, उनके निकल जाएंगे। अब आप सोचो कि मैंने कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेस किया था, बराबर है, और उसके लिए मैं हम लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके अगर डिस्प्यूट हो गया, जैसे आप देखो कि एक कोई नॉवल के ऊपर हम लोग अगर मूवी बनाने वाले थे, अब जिसके पास से आपने वो नॉवल के राइट्स लिए थे उनके साथ अगर आपका क्लेम हो गया, अब आप जब तक वो केस सॉल्व करेंगे कोर्ट में जाके, तब तक तो वो नॉवल का स्टोरी दुनिया को पता चल जाएगा, ये केस दुनिया को पता चल जाएगा, और जो पब्लिक आपके मूवी के लिए वेट कर रहे थे, फिर वो मूवी बाहर आ भी गया तो भी वो उतना सक्सेस नहीं होगा। बहुत सारे मूवीज़ में ऐसा, बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ का ऐसा हुआ है कि जिनका फाइनल जो वो मार्केट में आता है, मतलब पब्लिक के सामने आता है, उसमें डिले हो जाता है, और वो डिले की वजह से जब वो मूवी बाद में आएगा ना तो वो वापस सक्सेस होगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम हमेशा होता है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इतना लंबा ना चले, हम लोग शॉर्ट में सेटल करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सेटलमेंट अथॉरिटी लेके आएंगे। ठीक है, अगर मुंबई की भाषा में बोले तो भाई हम लोग को मांडवली करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पर्सन को लेके आएंगे कि जो हम लोग को सेटल करा के देगा डिस्प्यूट, वो दो पार्टीज को सेटल करा के देगा। सो दिस इज द थर्ड पार्टी, आर्बिट्रेटर। वो यही सेम चीज़ बताएगा कि देखो भाई, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो ना इसको बेनिफिट होगा ना आपको बेनिफिट होगा, दोनों के बिजनेस को लॉस होगा, और आपका ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका टाइम भी निकल जाएगा, दोनों को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस ही हो रहा है ना। तो उससे बेटर कि हम लोग डिस्प्यूट को बाहर कोर्ट के बाहर ही सेटल कर ले। सो यहाँ पे वही बोला है, रेदर देन sue each other the party will need to work out their difference during this arbitration session and reach a mutual agreement कि भाई चलो मैं आपके ऊपर केस नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ये वाले जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दो, हम लोग खुद से ही अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्बिट्रेशन। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट जितना पॉसिबल रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। आप कोर्ट के अंदर आ गए, एक बार केस चालू हो गया, तो वो केस का जब तक सेटलमेंट नहीं आ जाता तब तक वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या वो जो भी बिजनेस है वो ना आप यूज़ कर पाएंगे ना हम यूज़ कर पाएंगे। आप देखो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत बार सालों तक चलते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है, फिर जो प्रॉपर्टी जिसको बिलोंग कर रहा है वो भी यूज़ नहीं कर पाएगा, दूसरा भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आप सोचो कि अगर 15-20 साल आपका प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप कोर्ट केस कर रहे हैं और लॉयर्स को पैसे दे रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है वो बंजर बन गया अभी। बट इंस्टेड ऑफ दैट आपने म्यूचुअल अग्रीमेंट करके अगर दोनों ने साथ में मिलकर वो प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे भी दे दिया रहता था, तो सालों में कितना आपका पैसा आ गया रहता था, है ना। और ये जो इतने मगजमारी हुए वो भी नहीं होता था। वही है एन एंटायर अग्रीमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, द पर्पज ऑफ एंटायर अग्रीमेंट क्लॉज इज टू डिफाइन अ मटीरियल एम्बॉडीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग द क्लॉज स्पेसिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट कंटेन द क्लॉज रिफर टू एज agreement which would be defined is the entire agreement and overrides any other document such as previous draft which have been covered same subject matter। अग्रीमेंट की जगह पे हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एंटायर अग्रीमेंट। इसका मतलब प्रीवियसली भी हम लोगों ने कोई छोटे मोटे कोई एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किए थे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, तो जो भी बिजनेस डील हुए हम लोगों के ये फॉर दिस स्पेसिफिक पार्ट, वो सब यहाँ पे एंटायर अग्रीमेंट में कवर हो जाएंगे। ये वर्ड का मतलब ही हुआ है। So that's it, that is entire agreement। Example दिया है, nothing in this agreement will limit or exclude any liability in any way that is not permitted by applicable law। बराबर है। So मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने अगर अग्रीमेंट साइन किया है, वो सपोज इन
कंपनीज लॉ 2013 फॉलो करके साइन किया है, तो कंपनीज लॉ में जो भी प्रोविजन दिए है वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। हर एक प्रोविजन मुझे इंडिविजुअली अप्लाई करने की, लिखने की, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कभी भी अगर कोई भी केस में अगर डिस्प्यूट होगा तो हम लोग के वहाँ के जो रूल है, कंपनी लॉ जो है वो जो बताएगा वही हम लोग का फाइनल डिसीजन रहेगा। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला, restraining employees from competitive activities. Many employees are working in software and industry given the fact that intellectual property is invaluable asset. There is a need, like यहाँ पे क्या बोला है, Copyright Act 1957 state that the absence of an agreement to the contrary employee shall be the first owner of the copyright in the work developed by the employee in course of employment. So in the employment contract, it is stated that the employer is the owner of the copyright in such work. ठीक है। Now non disclosure clause also important in the employment contract. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखो, employee shall be the first owner of the copyright in the work developed by the employee in the course of employment. Copyright agreement states that in the absence of an agreement, याद रखो क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने कोई XYZ पर्सन को जॉब पे रखा है, अब वो पर्सन और मेरे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसे ही जॉब पे रखा है मैंने, तो वो टाइम पे क्या होगा कि जो वर्क मैंने किया है ना उसके ऊपर मेरे कॉपीराइट रहेंगे, बराबर है। तो अब उसके ऊपर मेरे कॉपीराइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं वहाँ पे अगर लाइक यहाँ पे जैसे हम लोग को बोला है कि अगर वो अग्रीमेंट नहीं है, अगर मैं जॉब पे लग रहा हूँ और कोई बॉन्ड या अग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे जो भी वर्क मैं करूँगा वहाँ पे उसके ऊपर फर्स्ट कॉपीराइट मेरे रहेंगे। तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ वो कंपनी में जॉब करते करते, एंड कंपनी ने मेरे साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, तो अगर एक आध साल के बाद में अगर कंपनी और मेरे बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है और मैं अगर जॉब छोड़ूंगा, तो वो टाइम पे मैं कंपनी को बोलूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसके ऊपर मेरे कॉपीराइट है, तो यू सपोज टू हैंड ओवर दिस सॉफ्टवेयर टू मी, गेटिंग। और कंपनी अगर नाम बोलता है तो मैं ऑफिशियली वो कंपनी के ऊपर केस कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1957 अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अग्रीमेंट नहीं हुआ है मतलब जो एम्प्लॉयर है उसके फर्स्ट कॉपीराइट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर अग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बताएंगे कि जो भी वर्क आप अपने एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन में करेंगे उसके अगेंस्ट कंपनीज ओनली ऑलरेडी पेइंग यू सैलरी। सो दैट मीन्स जो भी वर्क, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होगा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन, that everything belongs to or the copyright will be held by company itself। ऐसा हम लोग एक अग्रीमेंट में लिखा के लेंगे जिसके ऊपर आपका साइन होगा, ठीक है। ये होता है। सो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन IT इंडस्ट्री। It has been observed that many employment contract contain a clause whereby employee is prohibited from engaging in an activity which compared with those of the employer। अब देखो मैं कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था आपकी कंपनी में, बराबर है। अब मुझे कोई दूसरे कंपनी ने क्या किया, ऑफर किया। अब वो जो दूसरा कंपनी है ना वो आपका राइवल हो सकता है, तो उसको पता है कि ये एक सीनियर इंजीनियर या टीम लीडर लेवल पे है, इसको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता है जो अभी यहाँ पे चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, सपोज उन्होंने आपको बोला कि भाई आप मैं आपको आपका जो सैलरी है उससे 70% हाइक दे के अपने कंपनी में रख रहा हूँ, ये पोजीशन भी दे रहा हूँ, यू ज्वाइन आवर कंपनी। तो अब अगर आप उनका कंपनी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो टाइम पे आप फिर भी यू आर बाइंड विद नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, मतलब आप वहाँ पे जाके अपने प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट है आपके उसके सीक्रेट्स वहाँ पे फिर ओपन नहीं कर सकते, आपके कोई प्रोजेक्ट के बारे में पता है तो। सॉफ्टवेयर लाइसेंस अग्रीमेंट बहुत सिंपल है, 3 टाइप के लाइसेंस अग्रीमेंट्स रहेंगे। एक सोल अग्रीमेंट होगा। सोल अग्रीमेंट का मतलब मैंने आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने दिया, अभी आप इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी आप ही वो सॉफ्टवेयर को या आप वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। दूसरा होगा जहाँ पे मैंने आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने का परमिशन दिया। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन लाइसेंसर एंड ऑथर ऑफ द परचेसर ऑफ द पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर विच एस्टैब्लिश परचेसर्स राइट्स। परचेज मतलब एंड यूजर राइट्स, मैंने परचेज किया, मैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ। Software agreement detail how and when the software can be used and provided any restriction that are imposed on the software, है ना, ये license agreement के अंदर डिफाइंड रहेगा।
जैसे देखो कि अगर मुझे अगर 2 व्हीलर चलाना है तो उसका अलग लाइसेंस रहेगा, 3 व्हीलर दैट इज़ रिक्शा उसका अलग लाइसेंस रहेगा, 4 व्हीलर का अलग लाइसेंस रहेगा। अगर वो 4 व्हीलर को मुझे एज अ टैक्सी चलाना है तो उसका अलग लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग रहेगा। ट्रक हैवी व्हीकल के अंदर आता है, उसका रजिस्ट्रेशन उसका लाइसेंस अलग रहेगा। तो एग्जैक्टली सेम वे अगर नॉर्मल लाइसेंस ले रहा हूँ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर का, तो वो टाइम पे वहाँ पे लिमिटेशन है, मतलब मैं वो 4 व्हीलर बोल के मैं एक बड़ा सा टेम्पो 4 व्हील वाला है उसको नहीं चला सकता, भले उसमें 4 व्हील ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, 4 व्हील का एक डेफिनेशन डिफाइंड है। आपको वहाँ पे जो लाइसेंस मिला है उसके अंदर ये पॉइंट डिफाइंड है कि आपको 4 व्हील का लाइसेंस मिला है। इट मीन्स जो आपका पर्सनल व्हीकल रहेगा वो आप चला सकते हैं, एक बड़ा सा टेम्पो 4 व्हीलर वाला ही है फिर भी आप उसको नहीं चला सकते। ये पॉइंट याद रखना है, ये आपको वहाँ पे अलग से लाइसेंस अग्रीमेंट में दिया रहेगा। तो एग्जैक्टली सेम वे जब हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए भी ऐसे लाइसेंसेस बनाते तो उसके अंदर भी ये सेम पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड रहेंगे। ठीक है, एंड विद दिस वी एंड विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2। आपका यूनिट 2 50% कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टार्ट विथ चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 2। वी आर लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम, सो आज नहीं करा रहा हूँ मैं ये टॉपिक, विल कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।